नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, ग्रह विवेचना के आज के इस एपिसोड में हम 3 ग्रहों की युति के बारे में बात कर रहे हैं। बृहस्पति, शुक्र और मंगल। ये तीनों ग्रह अगर कुंडली में आपके इकट्ठे बैठे हों तो इसका क्या प्रभाव होगा। ये तीनों ग्रह मित्रता और शत्रुता के पैमाने पर किस तरह से अपना इफेक्ट देंगे, अलग अलग भावों में इनका क्या रिजल्ट रहेगा, वो सारी विवेचना मैं यहाँ पर करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, बृहस्पति, शुक्र और मंगल, जब हमको इन तीनों ग्रहों की युति देखनी है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इन तीनों ग्रहों के अपने अपने स्वभाव या तासीरें कैसी चलती हैं। बृहस्पति आध्यात्म के कारक हैं, शुक्र भोग के कारक हैं और मंगल एनर्जी के कारक हैं। अब बृहस्पति के साथ मंगल मिलते हैं तो वो अच्छा फल देते हैं, और जब शुक्र के साथ मंगल मिलते हैं तो वो अच्छा फल देते हैं। लेकिन जब हम इन तीनों की बात करें तो यहां पर हम डिसाइड कैसे करें कि ये अच्छा फल देंगे या बुरा फल देंगे। दोस्तों, सबसे पहले इसको देखने के लिए आपको ये चीज समझनी चाहिए कि इन तीनों ग्रहों की अपनी जो गुणवत्ता है वो सामाजिक रूप से कितना हमारे लिए बेहतर होती है, किसको हमारे समाज में अच्छा माना गया है और किसको खराब माना गया है। जब हम मंगल की बात करते हैं तो वो एनर्जी है, वो किसी भी चीज में आपकी पोटेंशियल है, आपका स्टेमिना है। बृहस्पति के साथ जब मिलते हैं तो बृहस्पति को बरकत देते हैं और उसमें एनर्जी मिल जाती है, तो वो दोनों चीज़ें बहुत बढ़िया होती हैं। यानी बेसन का लड्डू, क्योंकि मीठा जो है वो मंगल है और बेसन जो है वो बृहस्पति है, वो शरीर के लिए ऊर्जावान होता है, पौष्टिक होता है, ये हम सब जानते हैं। स्वाद में अच्छा होता है, कीमती होता है। जब शुक्र की बात करते हैं मंगल के साथ तो मीठी लस्सी, मगर जब हम बृहस्पति और शुक्र की बात करें तो वहां पर क्लैश है, वहां पर ये दोनों ग्रह विपरीत हैं, एक भोग है और एक आध्यात्म है। तो अब आपको इन तीनों की युति में कौन सा असर मिलेगा उसको देखने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि आप शुक्र और बृहस्पति को कंसिडर मेन करें, क्योंकि मंगल तो दोनों को सपोर्ट कर रहा है। यहां पर लाल किताब में बोला गया है या तो बहुत बुरा या बहुत बड़ा। बृहस्पति के कारण बहुत बड़ा और शुक्र के कारण बुरा। अब शुक्र के कारण बुरा कब होगा? जब आप उसको बुरा करेंगे, क्योंकि शुक्र एक स्त्री ग्रह माना गया है और स्त्री ग्रह के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि वो अपने साथी ग्रहों के हिसाब से या उनकी प्रवृत्तियों के खिलाफ जब आप कार्य करते हैं तब अपना बुरा असर देते हैं। यानी शुक्र के लिए यहां पर सीधी सीधी सी बात कही गई है कि अगर आपने शुक्र को ठीक रखना है तो ही आपको इस युति का पॉजिटिव फल मिलना है। शुक्र को किस तरह से पॉजिटिव रखा जा सकता है? यानी आप अपने चरित्र को ठीक रखें। यहां पर बहुत तरीके से जोर दिया गया है कि आप अपने चरित्र को जितना ठीक रखेंगे उतना शुक्र पॉजिटिव रहेगा। बृहस्पति और मंगल तो वैसे ही पॉजिटिव दे रहे हैं, यानी आपको यहां पर पूर्ण रूप से पॉजिटिव रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप शुक्र को खराब ना करें, यानी अपने चरित्र को खराब ना करें, बेकार में अपने घर की स्त्रियों के साथ प्रताड़ना ना करें, किसी स्त्री के लिए बुरी नियत ना रखें, दूसरे की स्त्रियों के साथ बुरा संबंध ना बनाएं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना बनाएं। ये चीज़ें अगर आप अपना ध्यान रखते हैं तो ये युति वाले लोग बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। उनकी लाइफ में रुपए पैसे के हालात ठीक होते हैं, क्योंकि बृहस्पति हर चीज को दुगना करता है, मल्टीप्लाई करता है। मंगल प्रॉपर्टी से संबंध रखता है, एनर्जी से संबंध रखता है और काफी हद तक आपको दुनिया से जो आपने पैसा कमाना है, जो आपको अचीवमेंट मिलनी है, वो सब कुछ मिलता है। और शुक्र उसका भोग है। यानी अगर आपने शुक्र को यहां पर ठीक रख लिया तो इन तीनों की युति का जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट है वो बड़े के रूप में मिलेगा। अब एक एक घर के हिसाब से हम चलते हैं। दोस्तों, अगर ये पहले घर में है तो यहां पर अगर ऐसा इंसान नुक्ताचीनी करना छोड़ दे, यानी हर किसी के काम में कमी निकाले, हर किसी के जो रहने का स्टाइल है, जो दूसरों के अपने काम करने का स्टाइल है, जिस तरह से वो लोग रहते हैं, उनके कपड़े हैं, उनमें कमियां ना निकाले, यानी सुंदरता की तरफ भागता ना रहे। थोड़ा सा ये भी देखे कि
हो सकता है कि कोई सादगी वाला बंदा, बहुत बड़ा इंसान हो, बहुत नॉलेजेबल इंसान हो, उस चीज़ को कंसिडर करके चले तो उसको अच्छा रहेगा। यानी प्रेम के वशीभूत होकर अपना नाश ना करे, पहली बात। अगर ये इंसान जिसके पहले घर में शुक्र है बृहस्पति और मंगल के साथ, उसके जीवन में रुपए पैसे के हालात बहुत अच्छे हो सकते हैं अगर वो लव मैरिज ना करे और अपने चरित्र को ठीक रखे। दूसरे घर में जब ये योग होता है, यानी दूसरे घर में बृहस्पति मंगल और शुक्र की युति होती है, तो ऐसे में आपको अपने ससुराल वालों के साथ संबंध अच्छे रखने होते हैं, ससुराल वालों के साथ दुर्वचन नहीं बोलने होते हैं। यहाँ पे स्पष्टता आती है आपकी वाणी में, लेकिन आप उनको बिल्कुल नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए यहाँ पर नेगेटिव असर करेगा। यहाँ पर आपको अपने आंखों को बड़ा कंट्रोल में रखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र 2 वाले इंसान जिनके बृहस्पति और मंगल हैं, ये इसको भड़काव दे रहे हैं या उसको बढ़ा देंगे अगर आपने अपनी आंखों पर कंट्रोल नहीं किया। क्योंकि सेकंड हाउस के शुक्र वाले की नेगेटिविटी ये होती है कि वो हर अपोजिट सेक्स को दूसरी नज़र से, गलत ढंग से देखता है। अगर वो उस चीज़ पर कंट्रोल कर लेगा तो उसका ये चीज़ ठीक रहेगी। ये युति उसके लिए बहुत कुछ धन दौलत, रुपए पैसे और ससुराल की तरफ से भी लाभ का योग दे देता है। जब ये थर्ड हाउस में होता है तो अपने जीवन साथी के साथ हमेशा तालमेल बनाकर चलें, उनके नाम से काम करके चलें, उनसे छुपाकर कोई काम ना करें। उनके साथ डिस्कशन करके आप कोई भी काम करते हैं तो यहाँ पर ये पॉजिटिव असर देता है। जब फोर्थ हाउस में होता है तो आपको अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना होता है। अगर आप अपने जीवन साथी को धोखा देते हैं तो यहाँ पर ये नेगेटिव रिजल्ट देता है। इसी तरीके से फिफ्थ हाउस में आपको प्रेम विवाह में नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप प्रेम प्रसंगों में पड़ जाते हैं, आप अपने चरित्र को ठीक नहीं रखते हैं तो नेगेटिव असर मिलता है, संतान के लिए भी दिक्कत आती है। जब ये योग सिक्स्थ हाउस में होता है तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रखें और आप किसी भी काम में पैसा लगाकर काम ना करें। आप अपनी सर्विसेज में सर्विस देने वाला काम करें या फिर आप नौकरी करें। अगर आप जॉब में रहते हैं तो यहाँ पर ये योग आपको पूर्ण रूप से पॉजिटिव फल देता है। जब सेवेंथ हाउस की बात करते हैं तो आपको ज़्यादा पूजा पाठ में नहीं जाना होता। जितना आप अपने आप को प्रैक्टिकल रूप में रखते हैं, यानी आप बेकार के ढोंग ढकोसले में ना जाएं, भगवान के सामने घंटियां ना बजाते रहें, कर्म पर बिल्कुल ध्यान ना दें, भगवान भरोसे बैठ जाएं, तो ये योग आपको नेगेटिव फल देता है। अगर ये योग आपके 8th हाउस में बना हुआ है तो आपको साउथ फेसिंग घर में नहीं रहना चाहिए और अपनी खुशियों को ज़्यादा ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। जब जब आप अपने जीवन साथी के साथ छल कपट करेंगे, यानी उनको धोखा देंगे, उनसे बातें पाना शुरू कर देंगे, तो आपके लिए नेगेटिव असर होगा। आपके पीठ पीछे बहुत बातें बनेंगी, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। जब 9th हाउस में ये योग बन रहा हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसे घर के आसपास ना रहें जिसके अगल बगल में खुला पार्क, मैदान, प्लॉट हो या नीम का पेड़ हो, कीकर बेरी हो, तो ऐसी जगह को अवॉइड करें। और जब आपके घर में कोई खुशी आए तो उससे पहले आप नीम के तने पर एक चांदी का पतरा दबाते रहें, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। जब ये 10th हाउस में हो तो अपने जीवन साथी के जो अच्छे काम हैं उनको अप्रिशिएट करना आप सीख जाएं तो आपके लिए लाभ होगा। आप अपने कार्य क्षेत्र पर किसी भी तरह की कोई अफेयर या इस तरह की चीज़ों में ना पड़े, वो आपके लिए बेहतर होगा। गलत संगत से आपको बचने की जरूरत है। जब ये 11th हाउस में होता है तो यहाँ पर आपको सोने की तार को आग में गर्म करके दूध में बुझाकर पीना चाहिए और दूध में केसर मिलाकर आपको पीना चाहिए। घर में शहद को स्थापित करना चाहिए, उससे आपको लाभ मिलता है। नहीं तो संतान के संबंधित दिक्कत आ जाती है। अब माया मिली ना राम वाली स्थिति हो जाती है। जिस चीज़ के आप पीछे भागते हैं वही चीज़ आपसे दूर होनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, जब ये योग आपके 12वें घर में बैठा हो तो ऐसे में आपको हर तरह से शुभता मिलती है। बस आपको अपने मन पर कंट्रोल रखना होता है। ऐसा इंसान गुस्से में ज़्यादा आ जाता है, दूसरों को डोमिनेट करने की ज़्यादा कोशिश करता है, रात की नींद डिस्टर्ब हो जाती है और अपने जीवन साथी के साथ वो जो संबंध रहने चाहिए, जो बिस्तर के सुख होने चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी आती है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही हो तो अपने जीवन के साथी के साथ आप एक नीला फूल 43 दिन तक उसको हाथ से वीरान स्थान पर दबवाते हैं तो आपको लाभ मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने 12 हाउसेज में इन 3 ग्रहों की युति के बारे में बताया, उसका इफेक्ट आपको बताया, मगर अब आपको यहाँ पर उसको जांच करना है कि ये आपके लिए पॉजिटिव असर दे रहा है कि नेगेटिव असर दे रहा है। एक जनरल रूप से जो आप देख सकते हैं, अगर आपको ये लगता है कि आपके अफेयर्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, आप सही चीज़ों में ना जाकर
तामसिक चीज़ों में ज़्यादा अपना समय बिता रहे हैं, बुरी संगत में आप फंस रहे हैं, या आपकी संतान होने में दिक्कत आ रही है, खासकर पुत्र संतान होने में दिक्कत आ रही है, तो ये योग आपका एक्टिव है और वो भी नेगेटिव सेंस में। दूसरी तरफ आप सात्विक रूप से चल रहे हैं, अपने जीवन साथी के साथ पूरी तरह से ऑनेस्ट हैं और आपके पुत्र संतान भी पैदा हो गया है, तो ये युति आपको पॉजिटिव असर दे रही है। जब जैसे जैसे आपका समय आगे बढ़ेगा, यानी 25 की उम्र के बाद धीरे धीरे ये आपके जीवन में तरक्की के रास्ते खोल देगा। जैसे ही आप 28 की उम्र में एंटर करते हैं, वहां से आपको नए रास्ते मिलने शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही आप अधेड़ उम्र को क्रॉस कर लेते हैं, यानी 45-46 को क्रॉस कर लेते हैं, तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में पूर्ण रूप से रुपए पैसे के हालात ठीक हो जाते हैं, आपकी गृहस्थी ठीक रहती है, जीवन साथी का सपोर्ट पूरा मिलता है, और आपके पास जमीन जायदाद का सुख पूर्ण रूप से मिलना शुरू हो जाता है। आपको समाज में लोग एक आइकॉन की तरह से देखना शुरू कर देते हैं, यानी जो भी मिलेगा बड़ा मिलेगा, बुरा मिलेगा तो बड़ा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा तो बड़ा मिलेगा। इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, मगर इसका असर बढ़ती उम्र के साथ आपको मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो में जो मैंने जानकारी दी है वो आपको कुछ यूनिक लगी होगी। अगर किसी भी तरह का कोई सवाल डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।